पर यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है अगर मैं ओखला को सिलेक्ट करता हूँ अप्लाई करने के लिए तो मैं स्टड को छोड़ दूँ, या तो मैं ओखला में अप्लाई करूंगा या तो मैं स्टड्स में अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैं ओखला में अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या फायदा मिलता है, कुल मिला के ये है कि हम जितने ज्यादा आईपीओ को हिट करेंगे उतने ज्यादा चांस बनेंगे अपने अलॉटमेंट के और उतने ही ज्यादा चांस बनेंगे अपने आईपीओ के। तो इसके लिए अपने को फंड मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। तो मार्केट में एलजी का आईपीओ आया, आईपीओ में लोगों का प्रॉफिट भी बना, लेकिन उसके बाद में दिवाली आ जाती है और आईपीओ मार्केट हो गया ठंडा, मार्केट में पॉज देखने को मिला। लेकिन अभी के टाइम पर 3 आईपीओ कंफर्म हो चुके हैं और यहाँ पर एक अवेटेड आईपीओ भी है, लेंसकार्ट के आईपीओ का इंतजार था लोगों को, तो वो आईपीओ भी कंफर्म हो चुका है और लेंसकार्ट का इशू साइज भी तगड़ा है। तो अभी सवाल ये बनता है कि तीनों आईपीओ में से हमें किस में अप्लाई करना चाहिए। अब ये सवाल तो है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर हमारा कोई फंड मैनेजमेंट का ट्रिक बन रहा है जिससे हम बढ़िया तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर सके। अब इसको आप ऐसे समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास में एक ही आईपीओ में अप्लाई करने का पैसा है, हो सकता है कि आपके पास में मल्टीपल आईपीओ को अप्लाई करने का पैसा है। लेकिन आप ये समझो तीनों ही आईपीओ में जब आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि तीनों में से मैक्सिमम आईपीओ को हम कैसे हिट कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो मेरे पास में एक ही लॉट अप्लाई करने का पैसा, मान के चलो रिटेल कोटा में मैं अप्लाई करता हूं, मेरे पास में 15,000 रुपीज ही अवेलेबल है, तो 3 में से मैं एक ही आईपीओ में अप्लाई करूंगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए उसमें मैं अप्लाई कर दिया। तो वहां पर मेरे अलॉटमेंट के चांसेस मानो कि 5 में से एक को ही अलॉटमेंट मिलना है, तो 5/1 का मेरा 1/5 का मेरा अलॉटमेंट का चांस हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि 3 आईपीओ में से किसी 2 आईपीओ में अप्लाई कर दूं, मान के चलो कि एक आईपीओ मैंने जो अप्लाई किया जो कि मेरे लिए बेस्ट आईपीओ था, वहां पर 5 में से एक का चांस बन रहा है, पर उन्हीं पैसों को मैं एक और आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं जहां पर मेरा हो सकता है कि भाई 5 में से एक का, 4 में से एक का या फिर 6 में से एक का, जितना भी चांस बने वो मेरे लिए बोनस है। मतलब कुल मिला के ये है कि हम जितने ज्यादा आईपीओ को हिट करेंगे उतने ज्यादा चांस बनेंगे अपने अलॉटमेंट के और उतने ही ज्यादा चांस बनेंगे अपने आईपीओ के। तो इसके लिए अपने को फंड मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों ही आईपीओ के टाइमलाइन को क्रैक करना पड़ेगा। सिंपल से मैं वीडियो में लेके चलता हूं, इस वीडियो में कोई फंडामेंटल फाइनेंशियल्स का एनालिसिस नहीं होगा, लेटेस्ट जीएमपी की मैं बात करूंगा। अभी के टाइम पर इन तीनों ही आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। ओखला इंडिया का आईपीओ, ओरकला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसका आईपीओ जो है मार्केट में ओपन हो रहा है 29 अक्टूबर के दिन, जहां पर 29 अक्टूबर से यहां पर अपन 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलॉटमेंट बेसिस की बात करें तो 3 नवंबर के दिन इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और लिस्टिंग की बात करें तो 6 नवंबर के दिन ये जो आईपीओ है, मतलब ये जो कंपनी है मार्केट में लिस्ट होने वाली है। मतलब क्लियरली हमको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो अलॉटमेंट का बेसिस 3 तारीख को क्लियर हो रहा है, लेट नाइट भी आता है, मतलब अगले दिन पैसा अनब्लॉक होगा, मतलब 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी टाइमलाइन अपने को आगे वाले आईपीओ की भी समझ में आ रही है। अगर मान के चलते हाइपोथेटिकली सोचते कि मैंने ओखला इंडिया की आईपीओ में अप्लाई कर दिया, तो क्या मेरे को यहाँ पर पैसा अनब्लॉक होने के बाद में इन केस नहीं लगा तो, अभी लगा तो बढ़िया बात है ना, अगर नहीं लगा तो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही बनते हैं कि हमको आईपीओ ना लगे क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि जीएमपी अच्छा है। ठीक है, तो क्या हमारा चांस बन पाता है, नहीं वो भी समझेंगे। ठीक है, पहले इसका आप बिजनेस समझ लो। देखो ये जो आईपीओ है ना, यहाँ पर 1667 करोड़ का होने वाला है ये ऑफर फॉर सेल, OFS। ठीक है, कंपनी के बिजनेस की अपन अगर बात करते हैं तो बिजनेस है भाई इनका फूड प्रोडक्ट्स का, जहां पर ये रेडी टू ईट फूड बनाते हैं, साथ में स्नैक्स, बेवरेज और डिजर्ट्स भी ये बनाते हैं। इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि MTR हो गया, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट हो गया। ठीक है, तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर पूरा 35% का कोटा रखा गया है। आईपीओ का इशू भी डिसेंट है, मतलब क्लियर सी बात है, मैं रिटेल के ही पर्सपेक्टिव से बात करता हूं यहाँ पर ज्यादातर। तो कितने रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा वो समझते हैं। देखो टोटल जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई ना वो 399 के, मतलब लगभग 3,99,000, मतलब मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा राउंड फिगर ले लेते इसको, लगभग 4 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स को ओखला इंडिया के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। अभी इस आईपीओ का जीएमपी हमें क्या बताता है वो समझ लेते हैं। इसके लिए हमें प्राइस बैंड समझना पड़ेगा, 695 टू 730। ठीक है, 730 रुपए का पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है, मतलब 730 रुपए के भाव पर आपको इसका शेयर अलोकेट होगा। ठीक है, जहां पर अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते तो यहाँ पर लगभग अभी के टाइम पर 15% का प्रीमियम इस आईपीओ में चल रहा है, मतलब जो कि सेफ जोन है। बाकी इसको अपन डिटेल में रिव्यू करेंगे तब आप और अपना डिसीजन बना सकते हो। लेकिन जब भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, देखो यहाँ पर तो अपने पास में कोई ऐसा जरूरी है नहीं कि 29 अक्टूबर को अप्लाई करें। अगर अपन 29 अक्टूबर को अप्लाई करते हैं और 4 तारीख को, अभी देख लो ये टाइमलाइन, 29 को मैं अप्लाई किया और 4 तारीख को मेरा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर मेरा पैसा काफी ज्यादा दिन ब्लॉक हो गया।
लेकिन अगर मैं लास्ट वाले दिन अप्लाई करता हूँ 31 अक्टूबर को, तो 31 से 4 तक जाते हैं, तो काफी कम टाइम तक मेरा पैसा ब्लॉक होता है। और लास्ट वाले दिन हमको QIB का सब्सक्रिप्शन भी समझता है, तो ये हमारे लिए और भी कन्वीनियंट हो जाता है कि एक्चुअल में GMP में जो ट्रेंड दिख रहा है ना, वो हमको ऑलरेडी दिख जाता है। क्योंकि अगर IPO में QIBs मतलब इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट ज्यादा आता है, वहां पर और सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो अल्टीमेटली GMP भी भागता है। और ये सेम चीज हमने LG के IPO में भी समझा है, ठीक है। तो ये पिक्चर कुछ चल रही है, अभी के टाइम पर 15% का GMP चल रहा है, ठीक है। अभी दूसरे IPO के ऊपर आते हैं, जहां पर अपन टाइमलाइन को समझेंगे और जिससे कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या यहाँ पर पैसा पलटाया जा सकता है या फिर नहीं। अपना जो दूसरा IPO है ना, वो है भाई स्टड्स एक्सेसरीज का। अभी स्टड्स एक्सेसरीज का बिजनेस पहले आप समझ लो, कंपनी बनाती है हेलमेट्स, टू व्हीलर्स के लिए हेलमेट्स बनाती है। अपन अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी हेलमेट मेकर कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं के पास में आता है। और मैं वॉल्यूम की बात कर लेता हूं, तो वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है। अभी रेवेन्यू के हिसाब से इंडिया की बड़ी, वॉल्यूम के हिसाब से मात्र दुनिया की बड़ी। ऐसा क्यों? मतलब रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की भी तो बड़ी हो सकती है, ऐसा मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जो टिकट साइज है ना, मतलब हेलमेट का जो प्राइस है इंडिया में कम होता है, बाकी कंट्रीज में ज्यादा होता है। तो बाकी कंट्रीज के जो वॉल्यूम है वो भले ही कम हो, पर वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है, तो वहां पर एक्चुअल में पर हेलमेट का जो प्राइस है वो कॉस्ट ज्यादा होती है। उसकी वजह से ये रेवेन्यू में वर्ल्ड की नंबर 1 नहीं बन पाती है, ये इंडिया की ही बन पाती है, ठीक है। तो ये बताना जरूरी नहीं था, पर ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसी बोल दिया यार। चलो, 455 करोड़ रुपए का इनका टोटल इशू साइज है, जहां पर ये भी होने वाला है एंटायरली ओफर फॉर सेल, OFS वाला ही ये IPO है। टाइमलाइन अपन समझ लेते हैं क्विकली। 30 तारीख को ये ओपन होगा। देखो 29 को ओखला इंडिया का IPO ओपन हुआ, 30 तारीख को ये हो रहा है। और यहाँ पर अपन अप्लाई कब तक कर सकते हैं? यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं 3 नवंबर तक। अभी 3 नवंबर तक क्यों? ये क्लियर बात है, सैटरडे संडे आ रहा है, तो 2 दिन का यहाँ पर छुट्टी है, इसलिए आपको अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। 30 को अप्लाई कर सकते हो, 31 को अप्लाई कर सकते हो, और सीधा फिर 3 नवंबर को अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट के बेसिस की बात करें तो यहाँ पर 4 नवंबर के दिन जो है अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। और लिस्टिंग की डेट यहाँ पर बताई जा रही है आपकी 7 तारीख की, ठीक है। 7 तारीख को यहाँ पर लिस्टिंग की डेट बताई जा रही है, मतलब ओखला इंडिया के IPO के एक दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि ओखला इंडिया में अगर मैंने पैसे फंसा दिया तो वो अनब्लॉक भी होता है, फिर भी मैं स्टड्स एक्सेसरीज के IPO में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने का टाइम 3 नवंबर का ही देखने को मिल रहा है, पर हमारा पैसा अनब्लॉक हो रहा है 4 नवंबर के दिन। अभी इस वाले IPO का थोड़ा लेखा जोखा देखें तो यहाँ पर पूरा 35% का कोटा रखा गया है। IPO का इशू ऑब्वियसली छोटा है भाई, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो कंपेरेटिवली कम रहेगी। 109 के लोगों को ही यहाँ पर, मतलब 1,09,000 लोगों को ही इस IPO में अलॉटमेंट मिल रहा है। बाकी इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 5,5,7 to 5,8,5 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, जहां पर 63 रुपीज पर शेयर का अभी के टाइम पर GMP चल रहा है, मतलब 11% का प्रीमियम यहां पर ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस वाले IPO में अप्लाई करने का चांस नहीं बनता। मतलब हमें क्लियर हो गया कि या तो मैं ओखला में अप्लाई करूंगा या तो मैं स्टड्स में अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मैं ओखला में अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलता है वो समझ लेते, क्योंकि ओखला में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप स्टड्स में नहीं कर सकते। तो अगर फुल फोर्स से आपको किसी एक IPO में जाना है, इन केस अभी ये आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जब रैंकिंग में आएंगे ना तब और क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि मेरे को भी क्लियरिटी चाहिए ना। जब IPO पास में आता है ना, तब कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट का प्रीमियम में क्लियरिटी देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में एंकर लिस्ट किसकी मजबूत है, इन सारी चीजों के ऊपर GMP ऊपर नीचे होता है। तो एकदम क्विकली डिसीजन नहीं लेना है, बस हमें डिसाइड करके रखना है कि कहां पर हम पैसा लगा सकते हैं, प्रिपेयर कहां पर रहना है, ठीक है। अभी आते हैं फाइनली अपन लेंसकार्ट के ऊपर। देखो लेंसकार्ट का पहले बिजनेस तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आईवेयर कंपनी है, इनके फिजिकल स्टोर से भी ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ठीक है। IPO के इशू साइज की मैं बात करता हूँ, 7,278 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनका इशू साइज होने वाला है, जहां पर क्लियरली यहाँ पर 2150 करोड़ का इनका जो इशू है वो होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब इतना पैसा कंपनी के पास में जाएगा, जहां पर ये अपने टेक को और डेवलप करेंगे, बेटर करेंगे, और काफी सारे इनके काम से मार्केटिंग में भी पैसा यूज होगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा। तो इसको अपन थोड़ा डीपली कवर करेंगे, जब लेंसकार्ट के IPO का रिव्यू बनाऊंगा ना मैं, तब इसको कवर करूंगा। अभी ऑब्वियसली बात है, ऑफर फॉर सेल भी होगा, यहाँ पर पैसा भी बनाना है ना भाई। तो 5,128 करोड़ रुपए का यहाँ पर होने वाला है OFS ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, लेंसकार्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं, मतलब थी नहीं, अभी हो गई, इस साल इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन पिछले साल तक ये लॉस ही कर रहे थे। तो यहाँ पर 35% का रिटेल कोटा ये नहीं ला सकते थे, तो बेसिकली 10% का ही रिटेल कोटा होगा। लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना है टोटल 488 के लोगों को, मतलब लगभग 4,88,000 लोगों को मिलना है। अगर यहाँ पर 35% का रिटेल कोटा हो जाता था तो भाई लगभग 3 गुना लोगों को, मतलब लगभग 15 लाख लोगों को तो यहाँ पर आराम से अलॉटमेंट मिलनी थी, मतलब मिल जाती थी। लेकिन अभी के टाइम पर वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है।
पर क्या जीएमपी में कमाल देखने को मिल रहा है वो समझेंगे, फिर अपन टाइमलाइन के ऊपर आते हैं। नहीं, पहले टाइमलाइन देख लेते हैं, क्योंकि हम फोकस हमारा तो टाइमलाइन के ऊपर है ना। तो टाइमलाइन की मैं अगर बात करूं तो 31 अक्टूबर के दिन ये आईपीओ ओपन होगा, 29 को हुआ आपका ओखला का, 30 को हुआ आपका स्टड एक्सेसरीज का, और 31 को आपका हो रहा है लेंसकार्ट का आईपीओ। ठीक है, यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 4 नवंबर तक, बात खत्म। मैं आगे अलॉटमेंट कब क्लियर होगा, लिस्टिंग कब होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बात करके कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से पैसा निकाल के आपको कहाँ डालना है, जब आगे कोई आईपीओ लाइनअप होगा, मतलब लाइंड अप रहेगा, तब अपन बात करेंगे। पर यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर मैं ओखला को सिलेक्ट करता हूँ अप्लाई करने के लिए, तो मैं स्टड को छोड़ दूँ, ओखला में फुल फोर्स से गया मैं, और वहां से पैसा निकला मेरा लास्ट 4 तारीख को, और 4 तारीख को मैंने पैसा पलटा दिया लेंसकार्ट के आईपीओ में। तो ये फॉर्मूला अपना बनता है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ओखला की एंकर बुक कैसे आती है, लेंसकार्ट की एंकर बुक कैसे आती है, क्योंकि मैं जो एक फॉर्मूला यूज करता हूं ना, कि मेरा ये है कि मेरे अलॉटमेंट के चांस भी बढ़िया रहे। तो ओखला में भी ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलनी है, लेंसकार्ट में भी ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलनी है, जीएमपी में भी ओखला का आईपीओ ऊपर है, लेंसकार्ट का आईपीओ ऊपर है, स्टड एक्सेसरीज का थोड़ा डाउन है। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन हमारे लिए बढ़िया बन रही है। पर फिर मैंने एक बात बोला कि भाई मेरे को तीसरे दिन ही अप्लाई करना है, मेरे को एंकर बुक देख के ही अप्लाई करना है, और मैं जब रैंकिंग वीडियो बनाऊंगा तो आप उससे भी अपना कुछ ना कुछ डिसीजन बना पाओगे डेटा देखकर, या फिर मैं ओखला का अलग से रिव्यू कर दूंगा, स्टड का अलग से कर दूंगा, लेंसकार्ट का अलग से कर दूंगा, तो वहां से भी हमको फायदा मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से अपन फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी के टाइम पर हम ये सोच सकते हैं कि मैं ओखला में जाऊं और वहां का जो पैसा निकले मेरा वो जाए लेंसकार्ट के ऊपर। तो इस तरीके का कुछ फंड मैनेजमेंट अभी के टाइम पर रहने वाला है। बाकी इन तीनों ही आईपीओ का रैंकिंग वीडियो मैं जल्द ला रहा हूँ, इनका सेपरेट अगर आप एनालिसिस बोल दोगे तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी कमेंट कर सकते हो कमेंट कर दो भाई। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। बाकी इन आईपीओ से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट आ जाती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी वहां पर ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी स्कैनेक्स के ऊपर आ सकते हो, यहाँ पर आईपीओ मार्केट की सारी अपडेट्स मिल रही है, जैसे कि सेबी ने 5 आईपीओ को कंपनीज को अप्रूव कर दिया, काफी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहती है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।